एक आदमी जिसे उसकी हुकूमत ने ट्रेन किया, उस पर ट्रस्ट किया और रिवॉर्ड भी दिया, वही आदमी एक दिन अपनी बीवी और बच्चे को लेकर 6 घंटे के अंदर मुल्क से भाग जाता है। ना कोई वार्निंग, ना कोई सिग्नल। और सबसे डेंजरस बात, अगर वो पकड़ा जाता तो सिर्फ उसकी नहीं, उसकी पूरी फैमिली की जिंदगी खत्म हो जाती। सवाल ये नहीं है कि वो कैसे भागा, सवाल ये है उसे किस चीज ने मजबूर किया कि वो अपनी ही हुकूमत से भाग जाए। री इल ग्यू नॉर्थ कोरिया का एक टॉप डिप्लोमेट, लेकिन उसकी कहानी रेबेलियन से नहीं, ओबीडियंस से शुरू होती है। बचपन से ही उसे ट्रेन किया गया, लैंग्वेजेस सिखाई गईं, फ्रेंच, स्पेनिश, क्योंकि उसे एक मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था, दुनिया को वेस्ट करने के लिए, लेकिन अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो फॉरेन मिनिस्ट्री ज्वाइन करता है और फिर क्यूबा भेज दिया जाता है, एक ऐसी जगह जहां हर गलती इंटरनेशनल स्कैंडल बन सकती है। और फिर एक ऐसा इंसिडेंट होता है, इंटरपोल 2013 में एक कार्गो शिप पकड़ती है। डॉक्यूमेंट्स कहते हैं अंदर सिर्फ चीनी है, लेकिन जब चेकिंग हुई तो क्रू पैनिक हो गया। कैप्टन खुदकुशी करने लगता है, क्योंकि शिप में सिर्फ चीनी नहीं बल्कि चीनी के नीचे वेपन्स, मिसाइल्स, वॉर इक्विपमेंट। डेस्टिनेशन नॉर्थ कोरिया। ये एक ग्लोबल स्कैंडल बन जाता है और इस स्कैंडल को कंट्रोल करने के लिए री इल ग्यू को निगोशिएट करने के लिए बुलाते हैं। वो प्रेशर और मीडिया क्राइसिस हैंडल करता है और फाइनली सिचुएशन कंट्रोल हो जाती है। रिजल्ट खुद किम जोंग उन उसे रिवॉर्ड देता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में रिवॉर्ड मिलना कभी कभी वार्निंग होता है। नॉर्थ कोरिया में एक रूल है, ट्रस्ट टेम्पररी करो। 2019 एक हाई लेवल ऑफिसर को पब्लिक एग्जीक्यूशन दी जाती है। सब ऑफिशियल्स को जबरदस्ती दिखाया जाता है कि कल तुम्हारी बारी हो सकती है। री इल ग्यू समझ जाता है ये सिस्टम प्रोटेक्ट नहीं करता, सिर्फ यूज करता है। और फिर रियलिटी और भी बुरी होती है। उसकी सैलरी सिर्फ $500। एक डिप्लोमेट जो दुनिया के सामने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, अंदर से सरवाइव करने के लिए स्मगलिंग करता है और फिर सिस्टम उसके खिलाफ होना शुरू होता है। प्रॉपर सीनियर ऑर्डर आता है, उसे एक मिशन पे भेजो कि वो क्यूबा को साउथ कोरिया से दूर रखे। वो अपना काम परफेक्ट करता है, लेकिन अंदर ही अंदर लोग उससे पैसे मांगते हैं, ब्राइब्स, प्रेशर, ब्लैकमेल। जब वो रेजिस्ट करता है तो उसकी रिपोर्ट्स खराब कर दी जाती हैं। फिर उसकी हेल्थ खराब होती है, सिवियर पेन। वो कहता है मुझे ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। उस मोमेंट पे उसे सब समझ आ जाता है, मैं इंसान नहीं हूं, मैं सिर्फ एक टूल हूं। और फिर एक ऐसी चीज होती है जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन बन जाती है। नॉर्थ कोरिया डिफेक्टर्स को रोकने के लिए उनके फैमिलीज को पनिश करता है, इसलिए लोग भागते नहीं। लेकिन री इल ग्यू के केस में उसके पेरेंट्स और इन लॉज पहले ही मर चुके थे। मतलब सिस्टम के पास उसे कंट्रोल करने का लास्ट वेपन खत्म। और वहीं पे वो डिसीजन लेता है कि यहां मरने से बेहतर है भाग जाऊं। जुलाई 2023 री इल ग्यू एस्केप प्लान बनाता है। वो खुफिया तौर पर फ्लाइट बुक करता है और सिर्फ 6 घंटे पहले अपनी बीवी को बताता है। सोचो, क्या 6 घंटे पूरी जिंदगी डिसाइड करने के लिए काफी होते हैं? वो एयरपोर्ट पहुंचता है, सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर पैनिक, फियर। हर आदमी सस्पिशियस लगता है, हर सेकंड लगता है अब पकड़े जाएंगे। अगर यहां पकड़े जाते तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। फाइनली वो प्लेन में बैठ जाते हैं। प्लेन ऊपर उठता है और पहली बार वो सिस्टम से बाहर निकलते हैं। लेकिन एस्केप अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। थर्ड कंट्री, अथॉरिटीज कहती हैं वापस नॉर्थ कोरिया जाओ, मतलब मौत। लास्ट मोमेंट पे साउथ कोरियन एम्बेसी इंटरवीन करती है और फाइनली वो सेफ निकल जाते हैं। ज्यादा लोग यहाँ चुप हो जाते हैं, लेकिन उसने क्या किया? सिस्टम एक्सपोज कर दिया, सीक्रेट्स रिवील किए, इंटरव्यूज दिए और सबसे डेंजरस, किम जोंग उन के अगेंस्ट बोलना। उसने कहा सिस्टम ने मुझे बिट्रे किया, मैंने नहीं। आज वो फ्री है, लेकिन एक सवाल अभी भी जिंदा है, क्या वो सेफ है या अब भी कोई उसे ढूंढ रहा है?